कांग्रेस में पाले हुए हैं। अच्छा, उनको बड़ी मुकेश आसानी से पारिक घर जी जो बिठा सवाल देते पूछ हैं। रहे थे तो राजेंद्र ये आर्य जी, उनकी एक मास्टर प्लानिंग है। मुकेश पारिक जी जो सवाल पूछ रहे थे राजेंद्र आर्य जी, उसका जवाब आप दे दीजिए। कुछ प्रत्याशियों ने, जो संभावित प्रत्याशी थे, उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे परिवार से भी कोई नहीं लड़ेगा चुनाव। ऐसा क्या कारण रहा, क्या वजह रही? मुकेश पारिक जी की संशय दूर कर दीजिए सर। देखिए, अभी मुकेश पारिक जी कह रहे थे कि साहब अंतरकलह है या ये बात है, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और तमाम दर्शकों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैं डिबेट में अंदर घुस रहा था उसी वक्त सूची आई थी, मैंने मोबाइल में देखा और मैं भोपालगढ़ विधानसभा से दावेदारी कर रहा था, और उसके बावजूद मैं अभी यहां पर बैठा हूं, डिबेट कर रहा हूं आपके साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में। तो आप निश्चित मान के चलिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से अनुशासित है और ऐसी कोई बात नहीं है। ये तमाम कयास भाजपा के लोग जो लगा रहे हैं, ये भाजपा की खुद के अंदर कलह है, वो अपनी अंतर कलह जाने और हमारे मामलों में ज्यादा दखलंदाजी या बयानबाजी करने से बचे। अनुशासन तो इतना है आप। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको इतना बता दूं कि मुकेश जी आलू में चाहे विकास चौधरी का एग्जांपल दे, चाहे किसी का एग्जांपल दे, लेकिन जिसको भी कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जिनके नामों पे मोहर लगाई है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं और वो सब चुनाव जीत कर आएंगे और 2023 के अंदर कांग्रेस सत्ता में पूरे बहुमत के साथ वापसी करने वाली है। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों होल्ड पे डाला हुआ है? हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर बेसब्री से। अरे कब सामने आएंगे वो ना? अभी सुमित जी इतना बेसब्र मत होइए। अभी 49 सीटों के जारी होना बाकी है, तो नाम आ जाएंगे, आपके सामने ही आएंगे ना। हम पूरी 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और भाजपा से अभी हमने ज्यादा प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसा कौन सा चिंतन मनन चल रहा है जो उन्हीं नामों को होल्ड पे रखा गया है? अरे तो सुमित जी, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर तमाम लोगों की बात सुनी जाती है, चाहे कोई भी ऐतराज होता है, कोई भी बात होती है तो उसको सुना जाता है। ठीक है, मुकेश जी कुछ कह रहे थे। भाजपा की तरह नहीं है कि किसी को भी थोप दिया जाए। हाँ, मुकेश जी कुछ कह रहे थे आप। जी ने कहा कि अभी सूची निकली और मैंने स्टूडियो के बाहर ही सूची देखी। राजेंद्र जी, मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूं, आप बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं व्यक्तिगत आपके लिए नहीं, मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं। आपने बड़ी चतुराई से इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपके 3 नेताओं ने चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया। देखिए, अभी शशि मोहन जी तो बड़े बारीकी से चीजों को देखते हैं। एक चीज आप लोगों के ध्यान से छूट रही है, अभी राजस्थान में जो भी कैंपेनिंग हो रही है, मेरे को लगता नहीं है कि मीडिया का क्यों नहीं ध्यान गया। जो राजस्थान में कांग्रेस की जो कैंपेनिंग है, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें प्रमुख रूप से आप आउटडोर इनकी जो कैंपेनिंग है, उसमें आपको मात्र, पहले तो खैर अशोक गहलोत की फोटो लगी थी, लेकिन अब इन्होंने अशोक गहलोत और गोविंद सिंह जी डोटासरा की फोटो लगाई है, और ऊपर छोटे छोटे जो डाक टिकट होते हैं उस जैसे, जिसमें आपको रुक के भी देखेंगे आप तो फोटोएं समझ में नहीं आएगी, वो इन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की लगाई है। तो मिथिलेश जी और शशि मोहन जी, ये तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में इनके आला कमान का क्या महत्व है अशोक गहलोत जी की निगाह में। ये तो क्लियर इनकी कैंपेनिंग से ही हो रहा है। तो अशोक गहलोत निश्चित रूप से, शशि मोहन जी ने सही कहा कि ये तो इनके यहाँ आला कमान का नहीं चल रहा राजस्थान में। राजस्थान में तो वही हो रहा है, चाहे वो कैंपेनिंग हो और चाहे कोई और वितरण हो। तो ये मैंने जो मेरी बात रखी थी वो 2 विशेष बात थी कि इनके चुनाव लड़ने से नेता क्यों पीछे हट रहे हैं। दूसरा, वो अंतरकलह वाली बात रखी थी। तो अंतरकलह का परिणाम ये आया कि अशोक गहलोत ने उन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र डाक टिकट जैसे लगा दिए। समझ में नहीं आता है कि खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं। आप देखिए तो सही कोई होर्डिंग। तो ये स्पष्ट है कि ये झुकाना चाहते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व की यहाँ पर, इनके यहाँ राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई क्षमता नहीं कि आप लोग स्टेट के मुद्दों के ऊपर आ जाएं। हो सकता है ऐसा प्रयास हो, बाकी तो स्टेट में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा है इसलिए उनका चेहरा, और मुख्यमंत्री सीएम है इसलिए उनका चेहरा मेरे ख्याल से। बाकी गोविंद सिंह डोटासरा नहीं है तो ये कह दिया जाता है ना शशि कि वो सरकार का चेहरा होता नहीं है तो ये कह देते हैं संगठन के हैं, सरकार में नहीं है इसलिए उनका चेहरा नहीं लगाते हम। एक्सक्यूज तो बहुत है ना शशि।
हाँ, संभवतः ऐसी ही बात रही होगी कि वो संगठन में थे गोविंद डोटासरा और सरकार के विज्ञापन थे, मुख्यमंत्री की जब अकेले की तस्वीर थी तो उसमें बाध्यता है कि आप मुख्यमंत्री के अलावा किसी मंत्री की भी तस्वीर नहीं लगा सकते, किसी दूसरे नेता की भी तस्वीर नहीं लगा सकते। हालांकि कलर थीम एक थी, लेकिन आपको यह भी ध्यान होगा जब चौथी सालगिरह सरकार मना रही थी तो कुछ पोस्टर बैनर ऐसे थे उसी कलर थीम के। अब ये तो कोशिश करेंगे इसको भी तलाशने की कि उसका फंड क्या पार्टी ने दिया या कहां से आया, जिसमें एक ही कलर थीम पे मुख्यमंत्री के पोस्टर भी थे, एक ही कलर थीम पे संगठन के नेताओं के भी पोस्टर थे। हालांकि उस पे सूचना और जनसंपर्क विभाग का नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री के जो थे वो सरकार की तरफ से विज्ञापन थे। तो ये सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है इसमें। ठीक है, हो सकता है ऐसा चाहते हो कांग्रेस के लोग कि आपको स्थानीय मुद्दों के ऊपर लेकर के आए, जैसा मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे। अजमेर से मेरे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, बताइए जरा क्या हाल अजमेर के लिस्ट आने के बाद? देखिए, जो कांग्रेस की चौथी सूची आई है सुमित, उसमें बेहद अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली काम किया है और उस स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण को लेकर जो नीति निर्धारण किए गए थे उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने की झलक सामने आती है। नसीराबाद से एक युवा उम्मीदवार है शिव प्रकाश गुजर, जो राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने। और इस नसीराबाद के टिकट की अहमियत इस रूप से समझी जा सकती है कि यहाँ पर गोविंद सिंह गुजर जो कद्दावर नेता रहे हैं, लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, उसके बाद लगातार उनके परिवार से नरेंद्र गुजर, रामनारायण गुजर वहां के विधायक रहे हैं, उनके टिकट को काटते हुए एक युवा चेहरे को कांग्रेस ने मौका दिया है जिसका नाम शिव प्रकाश गुजर है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि वंशावली जो है कहीं ना कहीं अब उस पर धीरे धीरे कांग्रेस ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है। पहला अनुभव ये। दूसरा, किशनगढ़ से जो भाजपा टिकट मांग रहे थे विकास चौधरी, जिनको टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बगावत की थी और पिछले दिनों झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, उस विकास चौधरी को किशनगढ़ से कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सब दूसरी बड़ी अप्रत्याशी टिकट की जहां से लगातार 2 बार से जो टिकट मांग रहे थे हेमंत भाटी, उनका टिकट को कांग्रेस ने काटा है और नगर निगम में जो नेता प्रतिपक्ष हैं द्रौपदी कोली, उनको कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार बनाया। यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था कि टिकट वितरण में जो नीति निर्धारित की गई थी उसमें किस तरीके का डेंट लगा है, क्योंकि माफ कीजिएगा पुष्कर से लगातार 2 बार से चुनाव हार रही नसीम अख्तर को वापस से मौका दिया, लेकिन दक्षिण में लगातार 2 बार से हार रहे हेमंत भाटी को मौका नहीं दिया है, वहां से द्रौपदी कोली को मौका दिया है। तो ये कुछ एक ऐसे समीकरण हैं जो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को बेहद रोचक और रोमांचक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। द्रौपदी कोली का टिकट 2 लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पहला ये कि लगातार 4 बार से अजमेर दक्षिण से जो रिजर्व सीट है एससी कम्युनिटी के लिए, वहां से अनीता बघेल लगातार चुनाव जीतती आई है और उनके सामने 2 बार से हेमंत भाटी जो है लड़ रहे थे लेकिन हार रहे थे। इस बार जो निगम के नेता प्रतिपक्ष है द्रौपदी कोली, तो महिला के सामने महिला को उतारना और कोली समुदाय के सामने कोली समाज। अभिजीत आप बने रहिएगा। मिथिलेश जी, द्रौपदी कोली के टिकट को किस तरह देखते हैं आप? सुन नहीं पाया। द्रौपदी कोली को अजमेर में टिकट दिया गया है, प्रतिपक्ष उनको टिकट दिया है अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल के सामने। देखिए, निश्चित रूप से ये निर्णय कांग्रेस का बहुत ही सकारात्मक निर्णय है, क्योंकि अनीता बघेल का भी भाजपा में विरोध हुआ था, क्योंकि वो 4 बार से जीतती आ रही है और वो वसुंधरा सरकार में मिनिस्टर भी रही है, और जो कास्ट इक्वेशन है उस विधानसभा की, वहां कोली कम्युनिटी के लोग बहुत हैं। तो कहीं न कहीं पिछली बार भी जब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे, उसको कहीं न कहीं बेनिफिट बीजेपी को हुआ है। तो इस बार जो कांग्रेस ने चेंज किए हैं वो निश्चित रूप से है। देखिए, भीमराज भाटी को भी टिकट दे दिया है पाली से, जो काफी दिनों से मांग रहे थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कई चीजें अच्छी की है और कई इसमें ऐसे भी टिकट हैं जो चौंकाने वाले हैं, जैसा भी बताया। एक मिनट में आ रहा हूं। राजेंद्र आर्य जी, समीकरण वही, द्रौपदी कोली को टिकट देने के पीछे समीकरण वही जो मिथिलेश जी बता रहे हैं। मिथिलेश जी, मैं आ रहा हूं। राजेंद्र जी। नहीं, देखिए, महिला और जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है उसके तहत उनको टिकट दिया गया है, तो निश्चित रूप से, और
जो ये मुकेश जी बार बार कह रहे हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि अब भाई राज्य का चुनाव है, आप माननीय मुख्यमंत्री के, प्रदेश अध्यक्ष के फोटो नहीं होंगे तो क्या मोदी जी के फोटो होंगे? अरे भाई, आप राज्य का चुनाव लड़ रहे हो, मोदी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने वाले थोड़ी है। आपके यहाँ पर तो प्रदेश में कोई नेतृत्व ही नहीं है, और अंदर खाने आपके यहाँ पे जो जूतम पैजार मची है या जो नूरा कुश्ती चल रही है, आप उसको संभालिए। और हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से संगठन और सरकार एकजुट है और पूरे समन्वय के साथ काम कर रही है। और जितने भी आज 151 घोषित किए, आने वाले समय में एक दिन में या 2 दिन में 49 प्रत्याशी और घोषित कर दिए जाएंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस का संगठन और सत्ता पूरी तरीके से उनको जिताने के लिए प्रतिबद्ध है और 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। अभिजीत भी लगातार बने हुए। अभिजीत, मैं आपके पास आऊंगी। नसीराबाद से जो ये शिव प्रकाश को टिकट दिया गया, ये एक चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल युवा हैं और कॉलेज में पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये अचानक से नाम आना, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल किया जाए, तो ऐसे में ये एक नाम आना भी चौंकाने वाला है। अब इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे यहाँ पर आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है, ये जरा बताइए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आज चौथी लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई है, उसमें अजमेर के 3 सीटों की टिकट डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें से नसीराबाद और अजमेर दक्षिण, ये 2 सीटों के टिकट जो हैं वो बेहद अप्रत्याशित है। हालांकि द्रौपदी कोली अजमेर दक्षिण से दावेदारी कर रही थी, एक मजबूत सशक्त दावेदार थी, लेकिन नसीराबाद से शिव प्रकाश गुर्जर के नाम का जिक्र करना इसलिए काफी महत्वपूर्ण होगा कि नसीराबाद विधानसभा सीट, आप समझिएगा, इतिहास के झरोकों में अगर आप झांकेंगे तो गोविंद सिंह गुर्जर जो है वो कद्दावर नेता रहे हैं। स्वर्गीय गोविंद सिंह गुर्जर जो 6 बार नसीराबाद से कांग्रेस को सीट बाद में अपने जीवन के अंतिम काल में वो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। उसके बाद से उस विरासत को उनके परिवार में रामनारायण गुर्जर और महेंद्र सिंह गुर्जर इन्होंने संभाली। रामनारायण गुर्जर और महेंद्र गुर्जर दोनों जो शख्स हैं वो एक बार विधायक रहे और एक बार चुनाव हारे हैं। इस बार के चुनाव में वापस से इस परिवार को पूरी संभावना थी। रामनारायण गुर्जर और महेंद्र गुर्जर दोनों टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तीर से कई शिकार करने वाली जो थ्योरी है उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपना अंतिम मोहर लगाई है और इस परिवार को एक बार थोड़ा सा विराम देते हुए एक नए चेहरे को वहां से, क्योंकि नसीराबाद विधानसभा सीट जो है देखिए 2008 में जब परिसीमन हुआ था उसके बाद भिनाय विधानसभा सीट टूटी थी और केकड़ी, भिनाय और नसीराबाद की मिश्रित एक विधानसभा सीट बनी थी जहां पर गुर्जर और जाट बाहुल्य इलाका रहा है। अजमेर जिले जाट नेता रहे हैं स्वर्गीय सावरलाल जाट, जो लगातार इस क्षेत्र से अपना वर्चस्व बनाते रहे हैं, लगातार जीतते आए थे। राजस्थान सरकार में काबीना मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में भी बतौर सांसद मंत्री रहे हैं। उनके बेटे जो हैं रामस्वरूप लांबा, वो 2018 के चुनाव विधायक का चुनाव जीते थे और इसके बाद से ही लगातार एक परिवर्तन की अंदर खाने में बात लगातार चल रही थी। उसको लेते हुए ये एक प्रयोग जो है वो कांग्रेस की ओर से बड़ी बात नहीं। सचिन पायलट के करीबी हैं अजमेर दक्षिण से भाटी साहब, उनका टिकट कट गया। सचिन पायलट अपने करीबियों का टिकट नहीं बचा पा रहे हैं, ऐसे कई नाम है, मैं एक एक करके बताऊंगा। दूसरा नाम साफ तौर पर एक तो ये सामने आ रहा है। देखिए सुमित, अजमेर दक्षिण से हेमंत भाटी का टिकट कटने के पीछे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। देखिए 2 तरह की थ्योरी निकल के सामने आई है। पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो लगातार चौथी बार चुनाव लड़ेंगी लेकिन पिछले 2 बार से लगातार हार रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जब उनको लगातार 2 बार हारने के बाद टिकट मिला तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आती है कि कहीं ना कहीं अजमेर उत्तर से और अजमेर दक्षिण से उन्हीं उम्मीदवारों को वापस से मौका मिल सकता है। लेकिन अजमेर दक्षिण के जो समीकरण हैं उन समीकरणों में कहीं ना कहीं हमने पहले भी हमारी रिपोर्टों में इस बात को दर्शाया है कि लगातार 2 बार अनीता बघेल से हार का सामना। जब अजमेर की बात हो अभिजीत, अजमेर की बात हो, धर्मेंद्र राठौड़ का जिक्र ना हो तो थोड़ा बेमानी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब द्रौपदी कोली को नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तो जो अजमेर की कांग्रेस की राजनीति है जो अलग अलग खंडों में विभाजित है उसका एक बार वापस से जीवंत प्रमाण सामने निकल के आया था। कई नगर निगम के कांग्रेसी पार्षद ऐसे भी थे और संगठन के कुछ लोग भी ऐसे थे जो द्रौपदी कोली को निगम के नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन आरटीडीसी के जो अध्यक्ष रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़,
उनकी पसंद के रूप में द्रौपदी कोली को निगम का नेता प्रत्यक्ष बनाया गया था और लगातार वो उनके संपर्क में बनी हुई थी और वहीं से वो इस विधानसभा क्षेत्र से जो एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षित है वहां से अपनी दावेदारी रख रही थी। तो कहीं ना कहीं देखिए द्रौपदी कोली को टिकट मिलना इतना ज्यादा अप्रत्याशित नहीं है जितना ज्यादा अप्रत्याशित ये है कि लगातार हेमंत भाटी 2 बार से हार रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन नसीम अच्छा अभिजीत आप वहां धरातल पर मौजूद हैं, हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, धर्मेंद्र राठौड़ के करीब हैं, आपने मन टटोलने की कोशिश की उनका कि टिकट आखिर चाहते कहां से हैं, वो क्या चल रहा है उनके मन में, चाहते भी हैं या नहीं चाहते? क्योंकि कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो चाहते ही नहीं है अब टिकट। देखिए धर्मेंद्र राठौड़ का पिछले लंबे समय से आप ये मानिए लगभग 1 पखवाड़ा हो चुका है कि वो अजमेर शहर की सक्रिय राजनीति से काफी दूर हैं और लगातार जयपुर और दिल्ली के दरमियान ही अपने समीकरणों को बनाए रखने में प्रयासरत हैं। लेकिन जिस तरीके से अजमेर दक्षिण में एक प्रत्याशित टिकट का ऐलान हुआ है और अजमेर उत्तर सीट जो है वो भी कमोबेश जो है, देखिए शहर की 2 सीटें हैं जो एक दूसरे को रेसिप्रोकल करती हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण एक दूसरे की मदद करता आया है। ऐसे में दक्षिण से द्रौपदी कोली का टिकट मिलना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संकेत देता है कि जिस तरीके का समझौता हुआ है, एक राजनीतिक समझौते को हम कह सकते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, क्योंकि द्रौपदी कोली जो है लगातार धर्मेंद्र राठौड़ के संपर्क में लगातार चल रही थी, उनके साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही थी और हेमंत भाटी जो विशुद्ध रूप से सचिन पायलट के धुरंधर समर्थक रहे हैं, उनके टिकट को कटवाकर अपना टिकट लेके आए। तो कहीं ना कहीं उत्तर से टिकट को होल्ड किया गया है। देखिए ये बड़ा अप्रत्याशित, क्योंकि शहर की 2 सीटें हैं और 2 में से 1 सीट को डिक्लेयर करना और 1 को होल्ड करना पॉलिटिकली एक बड़ा मैसेज देती है कि किस तरह की खिचड़ी जो है कांग्रेस के अंदर खाने में पक रही है, उसका किस तरह का परिणाम निकल कर सामने आएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि लगातार जिस तरीके के टिकट डिक्लेयर हुए हैं, नसीराबाद अप्रत्याशित टिकट है, किशनगढ़ भाजपा छोड़ के आए एक युवा नेता को कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है, दक्षिण से एक महिला के सामने एक महिला को वापस से पहली बार खड़ा किया है। हालांकि दक्षिण से लगातार ये समाचार आ रहे थे कि जो पूर्व मंत्री हैं स्वर्गीय ललित भाटी, उनकी पत्नी को जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन कांग्रेस ने एक अन्य महिला प्रत्याशी पर अपना दांव खेला है। तो ऐसे में उत्तर के टिकट पर सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई है और मसूदा जो भाजपा के परिप्रेक्ष्य से सबसे सस्पेंसिव और सबसे मोस्ट अवेटेड सीट बनी हुई है अजमेर के लिहाज से, वहां पर अब टिकट का मोस्ट इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा दौर की जो अब तक की सीटें डिक्लेयर हुई हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, 2023 का विधानसभा चुनाव पिछले 15 सालों का सबसे रोमांचक चुनाव साबित हो सकता है। और देखिए लगातार हमारे मेहमान भी बने हुए हैं हमारे साथ, और शशि, मुझे सचिन पायलट खेमे के बारे में बात करनी है आपसे, चाहे अजमेर में टिकट की बात कर लें, मैं आ रहा हूँ अभिजीत आपके पास भी, और कुछ एक नाम और, देखिए मेरे पास तो नाम भी हैं, एक एक करके अब कितने नाम गिनाए हम, लेकिन सचिन पायलट अपने खेमे के खिलाड़ियों के नाम बचा नहीं पा रहे हैं। शशि, बालेंदु श्रीमाधोपुर से, खिलाड़ी लाल भैरवा, वेद प्रकाश चाकसू से, और ऐसे कई नाम। शशि, देखिए सुमित, एक सवाल मेरे मन में बार बार आया जिसका जवाब राजेंद्र जी से भी लेने की कोशिश करेंगे, मिथिलेश जी से भी जानेंगे। अगर मैं भी मानता हूं कि इस लिस्ट पर अशोक गहलोत की छाप है, आज भी और इससे पहले भी, क्योंकि जो ज़्यादातर विधायक थे वो प्रो अशोक गहलोत पार्टी में माने जाते हैं। और सवाल ये मेरे मन में आता है कि अगर ये सभी विधायक प्रो अशोक गहलोत हैं, जिनके अधिकांश के नाम की चर्चा हम कर रहे हैं, तो जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे, उनमें से अधिकांश चेहरे रिपीट हो रहे हैं, तो क्या तब सचिन पायलट अपने पसंद के चेहरों को टिकट नहीं दिला पाए, या तब ये लोग सचिन पायलट के लॉयलिस्ट बनने की कोशिश करते थे, या स्वांग करते थे, या वाकई में सचिन पायलट के लॉयलिस्ट थे? और अगर जो पहले सचिन पायलट के लॉयलिस्ट थे वो अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट हो गए, तो इस बात की क्या गारंटी कि जो अब अशोक गहलोत के प्रति समर्पित या वफादार हैं वो भविष्य में पार्टी के आलाकमान के प्रति वफादार नहीं होंगे? क्योंकि आलाकमान समय समय पर अपना रवैया अलग तरीके से दिखाता रहा है। हालांकि भविष्य में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके पास बहुमत आएगा, फिर आलाकमान की बात सुनी जाएगी या विधायकों की राय सुनी जाएगी, ये सब कुछ भविष्य के। शशि में आ रहा हूँ आपके पास। मानवेंद्र सिंह जसोल जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मानवेंद्र जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर, और बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए सर।
मानवेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शशि, जारी रखिए आप। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि चेहरे किसके हैं, किस खेमे के हैं, तो खेमा तो घूम फिर के तो कांग्रेस का ही आता है, लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि बड़े वृहद रूप में देखा जाए तो ये लगता है कि अशोक गहलोत की छाप इस लिस्ट पर है। आप देखिए, यशपाल गहलोत पहले बीकानेर पश्चिम से टिकट मिला था, पिछली बार